Hello guys, welcome to the IGNOU MBA section of the channel H2O Chemistry. आज हम पढ़ने वाले हैं MMPC 005 Quantitative Analysis for Managerial Applications के ब्लॉक 1 का यूनिट 2 चैप्टर दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मेरा नाम है डॉक्टर रितु जौहर और मैं आपको इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी। एक एक कंसेप्ट जो कि इग्नऊ की टेक्स्ट बुक में गिवन है वो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी सो दैट कि आप अगर बिना इग्नऊ की बुक को पढ़े भी चले जाओगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई भी कंसेप्ट को मिस किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। हमारे चैप्टर का नाम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आप ध्यान रख सकते हो वो ये है कि यहाँ पे हर जगह पे आपको एक स्लाइड का नंबर मिलेगा। आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनने वाले हैं, इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स बनने वाले हैं जो कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो। और ये स्लाइड नंबर 1 इस चैप्टर का एक ओवरव्यू है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको बताऊं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मीनिंग है कि आपके पास बहुत सारा रॉ डेटा है और रॉ डेटा को आपने अरेंज करना है, उसको कुछ टेबल्स में चार्ट्स में डिस्प्ले करना है और उसके बेसिस पे उसको समराइज करना है इन अ मीनिंगफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। ठीक है, तो इस अरेंजिंग, डिस्प्लेइंग एंड समराइजिंग ऑफ डेटा को ही हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले डेटा को प्रेजेंट करने की जरूरत क्या है, फिर हम इस डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं रॉ डेटा को बाय अरेंजिंग, देन क्लासिफाइंग, फिर उसको टैबुलर फॉर्म में या चार्ट और ग्राफ की फॉर्म में, और फिर फाइनली उसके बेसिस पे हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ेंगे, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, फिर हमने पढ़ना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम आगे पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम अपने इस क्लासिफाइड डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और गिव एटसेट्रा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेटा या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जहां पे आपका क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसका एक चैप्टर का मेमोरी मैप बनाएं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है तो हमने पढ़ना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और उसमें हम फर्दर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, फिर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और उसमें क्यूमुलेटिव और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, और चार्टिंग ऑफ डेटा में डिफरेंट तरह के डायग्राम्स और ओगीज को हमने स्टडी करना है। ठीक है, तो 5 कीवर्ड्स इस चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, हिस्टोग्राम, ओगीव। ठीक है, और अल्टीमेटली इस चैप्टर का आपका टेक अवे क्या है कि आपको डेटा को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। अच्छे से डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे और अच्छे से एनालिसिस होगा तो डेफिनेटली डिसीजंस जो भी होनी है वो बहुत अच्छे से होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का आर्टिकल नंबर 2.1 दैट इज इंट्रोडक्शन जो कि इग्नऊ की टेक्स्ट बुक में गिवन है। बट उससे पहले 1 मिनट के लिए हम जल्दी से रिकैप करते हैं हमने यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि हमको उस पे डेटा कैसे कलेक्ट करना है। डेटा हमारे पास 2 तरह का है, एक प्राइमरी डेटा जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है और सेकेंडरी डेटा जो कि वो किसी और के डेटा को यूज करता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर हमने उसके अंदर क्वेश्चनियर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके अंदर सैंपलिंग के बारे में पढ़ा जहां पे हमने सेंसस मेथड और सैंपल मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास रॉ डेटा आ गया। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के लिए आप ये अंडरस्टैंड करो कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 500 कुछ स्टोर्स हैं, उनका मैंने आपको सारा का सारा सेल्स का डेटा एक लंबी सारी लिस्ट में दे दिया, ठीक है, और मैंने आपको उसके बेस पे कहा कि आपको कोई एक डिसीजन लेना है, तो क्या आप ले पाओगे? आप उसको कमेंट सेक्शन में फटाफट पोस्ट करो। ऑल राइट, अगर अब आपने पोस्ट कर दिया है तो आई एम श्योर आपका आंसर नहीं होगा। एक लंबी सारी लिस्ट में 500 स्टोर्स का सेल्स डेटा, आप कैसे फटाफट उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो? इसका मतलब ये है कि जो रॉ डेटा होता है उसका अपने आप से कोई वैल्यू नहीं होती। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है उसको सबसे पहले अरेंज करने की, फिर उसको हमें क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई करके हमने उसको चार्ट्स के फॉर्म में, उसको टेबल्स के फॉर्म में डिस्प्ले करना है, और उसके बेसिस पे हमने समराइज करना है, एनालिसिस बनाना है कि हमने उससे क्या समझा, ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का एक मेन आइडिया है, ठीक है। तो डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड अगेन एक फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपने यूनिट नंबर 1 में सीखा। फिर ये हमारा यूनिट नंबर 2 है, जहां पे हमने ये सीखना है कि हमने डेटा को अरेंज करना है किस तरीके से, उसको डिस्प्ले करना है किस तरीके से, जिसके बेसिस पे उस डेटा को समराइज करके बेटर डिसीजन तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। अब डेटा को प्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है टैबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में फॉर एग्जांपल ये गिवन है, और इसी डेटा को आप चार्ट और ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टैबुलर फॉर्म में आपने उसको रोज और कॉलम्स में लिखा, और चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में आपने डायग्राम्स के थ्रू उसी को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करेंगे किसका क्या एडवांटेज, किसका क्या डिसएडवांटेज एटसेट्रा, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के दो तरीके, टैबुलर फॉर्म और चार्ट्स एंड ग्राफ्स। एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा। ये इग्नू के एग्जाम में पूछा जा सकता है, और प्रेजेंटेशन में आपको ये तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, अरेंजमेंट, डिस्प्ले प्लस समराइजेशन, ठीक है। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो अगर हमारा डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा तो एनालिसिस बेटर होगा और डिसीजन मेकिंग बेटर होगी। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे कभी भी क्वेश्चन आए तो ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाई प्रेजेंट डेटा, right? So well presented data is easy to understand, easy to compare and helpful in making the decisions. So आपने ये समझा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। जिसका सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो हमने कुछ सिमिलर आइटम्स को इकट्ठा ग्रुप कर देना है, जिससे कि डेटा मीनिंगफुल हो जाए, आसान हो जाए पढ़ने के लिए, राइट। तो अब आप इस सिमिलर क्लासिफिकेशन का फायदा इन दो ब्लॉक से समझ सकते हो, बिफोर क्लासिफिकेशन एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो बिफोर क्लासिफिकेशन इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चनेयर्स बढ़ाए हुए, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि एक स्कैटर्ड डेटा है, कोई भी उसमें ऑर्डर नहीं है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, कंपैरिजन इज इम्पॉसिबल, एनालाइज कर ही नहीं सकते हो क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये बहुत अनयूजफुल है आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट। अब आपके पास ये डेटा था, वो रॉ डेटा था, आपने उसको कलेक्ट किया, आपने उसको एडिट किया, और अब हमारा पहला स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में उसको क्लासिफाई करना है, सिमिलर चीजों को इकट्ठे ग्रुप करके, और हमने इस तरीके से कुछ मीनिंगफुल ग्रुप्स बना लेने हैं, जिससे एनालिसिस और कंपैरिजन आसान हो जाएगा। सो इसी डेटा को इस तरीके से ग्रुप कर देना, यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट पिक्टोरियली ऑल्सो कि कितना फायदा होने वाला है इस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से, right? So what we are going to get is organized data, similar items together, which is going to make the study very easy, comparison easy, analysis easy, time नहीं लगेगा,
और डिसीजंस फटाफट आपकी हो पाएंगी। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको जो मैं दे सकती हूँ, जो कि आपकी इग्नू की टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है, दैट इज पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल। पोस्ट ऑफिस में हर जगह से बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं और ये एक ह्यूज हीप है लेटर्स का, राइट। तो वहां पे जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं लेटर्स को अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। एक शहर के अलग अलग एरियाज को डिवाइड करके वो उसके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करके उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में रख देते हैं। फिर उसके बाद आगे जो पोस्टमैन होगा वो उसको दिया जाता है सो दैट कि डिलीवरी आसान हो जाए, राइट। सो अगर इस तरीके से एक लेटर उठा के और पोस्टमैन को एक घर लेके आना हो और दूसरा दूसरे कोने में जाना हो तो आपको भी समझ में आएगा कितना मुश्किल है, ठीक है। सो एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में भी हमने यही करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के यूजेस क्या है कि हम सिमिलर आइटम्स को ग्रुप करेंगे, ये हेल्प करेगा डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और उससे एनालिसिस ऑफ द डेटा विल बिकम वेरी इजी। सो इम्पोर्टेंट क्या है, अगेन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इग्नू के एग्जाम के लिए। सो प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। और यहाँ पे आपके कीवर्ड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, ग्रुपिंग एंड एनालिसिस। तो क्लासिफिकेशन हमारे रॉ डेटा को मीनिंगफुल और मैनेजेबल ग्रुप्स में कन्वर्ट करने वाला है और जिससे मीनिंगफुल डेटा हमें हेल्प करेगा एक अच्छे एनालिसिस और बेटर डिसीजंस में। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। व्हाई डू वी क्लासिफाई डेटा? तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि क्लासिफिकेशन लार्ज वॉल्यूम ऑफ रॉ डेटा को मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास कुछ 10,000 कस्टमर्स का डेटा हो तो रॉ डेटा को समझना मुश्किल है, अगर आप उसको क्लासिफाई कर दोगे तो वो कम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस कर देगा, उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। व्हाई डू वी क्लासिफाई डेटा और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1, it helps condense large data. Number 2, it facilitates comparison. Number 3, prepares for tabulation and highlight the key features. So सबसे पहले condense large data तो अंडरस्टैंडेबल है, आई होप आपको, कि ये लार्ज डेटा को वॉल्यूम को रिड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन को मैनेजेबल बना देगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे कि पोस्ट ऑफिस के केस में हमने समझा। सेकंड, कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, जैसे कि एक स्टोर ए के सेल्स हैं और स्टोर बी के सेल्स हैं तो उनको कंपेयर करना आसान हो जाता है वंस वी हैव क्लासिफाइड डेटा। तो हम उसके एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, हम उसके डिफरेंसेस को क्विकली कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 3, प्रिपेयर फॉर टैबुलेशन। तो हम क्लासिफाइड डेटा को आगे फर्दर ब्रेक करेंगे इनटू क्लासेस, जो कि टेबल्स के लिए बनाने में हमको हेल्प करेगा और एक बारी हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में आ जाता है तो ये अंडरस्टैंडेबल ज्यादा होता है। सो प्रेजेंटेशन बिकम्स इजी वंस वी हैव क्लासिफाइड डेटा, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, हाईलाइट की फीचर्स। तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं, आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड है ये इंक्रीज कर रहा है इन जनरल, ठीक है। तो क्विक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी और बेटर इंटरप्रिटेशन होगा, सॉरी, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लासिफिकेशन के? नंबर 1, इट इज गोइंग टू हेल्प कंडेंस डेटा। नंबर 2, इट विल हेल्प फैसिलिटेट कंपैरिजन। नंबर 3, इट विल हेल्प प्रिपेयर टैबुलर डेटा। नंबर 4, इट विल हेल्प हाईलाइट की फीचर्स। और एग्जाम्स के लिए ये चारों आपको ऑब्जेक्टिव्स को याद रखना है। और अगेन, क्लासिफिकेशन इज गोइंग टू मेक डेटा सिंपल, कंपेरेबल, प्रेजेंटेबल एंड मीनिंगफुल। तो क्लासिफिकेशन फाउंडेशन है डेटा प्रेजेंटेशन का, जो कि रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने वाला है फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, हाउ कैन डेटा बी क्लासिफाइड, ठीक है। सो डेटा को क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की क्लासिफिकेशन है
जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन जो कि एरिया और रीजन पे बेस्ड है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि टाइम पे बेस्ड है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो कि एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज पे बेस्ड है, और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज पे बेस्ड है। ठीक है, सो चार तरह की क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिनको हम अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सो एग्जाम के लिए आपको ये चार हेडिंग्स को याद रखना है और डेटा इनमें किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस और एरिया, अकॉर्डिंग टू द टाइम, साल, महीने एटसेट्रा, एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज के बेसिस पे, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड एटसेट्रा, एंड न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, और क्लासिफिकेशन अगेन डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाएगा और हेल्प करेगा मीनिंगफुल एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन से, दैट इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि हम जो डेटा को ग्रुप करेंगे वो अकॉर्डिंग टू स्टेट, सिटी, कंट्री या रीजन के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको वीट प्रोडक्शन को कंपेयर करना है स्टेट वाइज, सो पंजाब में कितनी प्रोडक्शन, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में कितना वीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जो क्लासिफिकेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द एरिया और रीजन। ये वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रीजनल कंपैरिजन में हेल्प करता है। और आपको एग्जांपल्स दूं तो जैसे कि एक कंपनी ने रीजन वाइज अपने सेल्स को कंपेयर करना है तो दैट वुड बी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। हमारी गवर्नमेंट बहुत जगह पे इस ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का यूज करती है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज के बारे में, लिटरेसी रेट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट, मेल फीमेल रेशो एक स्टेट में क्या है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए हमारी गवर्नमेंट ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को यूज करती है, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? दिस इज going to give us regional comparison, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा जहां पे बिजनेसेस होंगे कि कौन सा एरिया हाई परफॉर्मिंग है, कौन सा एरिया लो परफॉर्मिंग है, और सपोर्ट करता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, सो इग्नऊ के एग्जाम के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन डेटा इज classified according to the area or region, it is called as geographical classification, which is based on a comparison between states, cities or countries. So next अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि टाइम के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि हमने डेटा को अरेंज करना है ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज या डे वाइज। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें कैसे हेल्प करेगा? ये बहुत सारे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसके सेल्स ओवर टाइम अगर हम देखें तो 1982 से 175 लाख टू 1988 620 लाख। ठीक है, तो ये एक कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है। तो अब इसको हमने किसके अकॉर्डिंगली अरेंज किया है? टाइम के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है, तो इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसका फायदा क्या है? ये हमें बहुत चीजों में हेल्प कर सकता है जहां पे बिजनेसेस को अपने ट्रेंड्स देखने हैं, जैसे कि सेल्स की ग्रोथ देखनी है, प्रॉफिट देखना है, पॉपुलेशन की ग्रोथ देखनी है, और मेनी अदर टाइम बेस्ड ग्रोथ्स को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये हेल्प करता है। तो ये हेल्प करेगा हमको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ग्रोथ पैटर्न को। ये हमें हेल्प करेगा इजी ट्रेंड एनालिसिस करने में और फोरकास्ट करने में कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। ठीक है, सो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन जब हम ईयर, मंथ, डे वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं और टाइम के ऊपर बेस्ड करते हैं। ठीक है,
So the next type of classification after geographical and chronological classification is qualitative classification. अब ये qualitative classification क्या होती है? ये qualitative classification है based upon qualities, characteristics, attributes. यहाँ पे कोई भी चीज को numerically measure नहीं किया जा रहा. सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे डेटा को ग्रुप करने वाले हैं बेस्ड अपॉन सम क्वालिटीज, ठीक है, कोई वैल्यूज, उनके ऊपर हम बेस्ड उनको क्लासिफाई करेंगे, ना कि नंबर्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज को क्लासिफाई करना बाय द बेसिस ऑफ जेंडर, कि वो मेल है या वो फीमेल है, क्या वो मैरिड है या वो अनमैरिड है. लोग जो हैं उनको क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड अपॉन वेदर दे आर एम्प्लॉयड और दे आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है. तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. सो ये क्या करता है हमारे लिए, कैसे एडवांटेजियस है? ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करेगा, कंपैरिजन को आसान करेगा, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. और ये कहाँ पे यूजफुल होने वाला है? जहाँ पे हमने कोई सोशल कंपैरिजन करना हो, इकोनॉमिक कंपैरिजन करना हो, बिजनेस स्टडीज के लिए कुछ ऐसा क्वालिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन हमको चाहिए हो. सो अगर आपको एक नोट लिखना हो इग्नऊ के एग्जाम के लिए कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करोगे कि दिस इज बेस्ड अपॉन एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज. फिर उसके बेसिस पे हमने डेटा को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया है और फिर आप उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है. सो रिमेंबर, क्वालिटी नंबर्स पे बेस्ड नहीं है, क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एट्रीब्यूट्स के ऊपर बेस्ड है. So the next type of classification is quantitative classification. और अब ये क्लासिफिकेशन है जो कि मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है. सो व्हाट इज क्वांटिटेटिव classification? When data is classified according to some characteristics that can be measured in numbers or counted, it is called as quantitative classification. For example, age in years, 0 से 20 years के कितने persons हैं, 21 से 40 के कितने पर्सन हैं, 60 से ऊपर कितने पर्सन हैं, या हमने मंथली इनकम का कंपैरिजन करना है कि 0 से 10,000 कितने लोग कमा रहे हैं, 30,000 से 40,000 कितने लोग कमा रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है. या किसी स्कूल में बच्चों का कंपैरिजन करना है बेस्ड अपॉन देयर मार्क्स, 0 से 20 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 41 से 60 लेने वाले कितने हैं, 81 से 100 लेने वाले कितने हैं. तो जहां पे भी नंबर्स इन्वॉल्व है, काउंटिंग इन्वॉल्व है, ऐसी क्लासिफिकेशन को क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं. इसको हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं. फाइन. और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अब ये तो हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा, कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाएगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, क्योंकि नंबर्स इन्वॉल्व है. दिस इज वेरी हेल्पफुल. This helps in identifying patterns and relationships. It is very important for planning and decision making. So अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि what is quantitative classification, तो आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देनी है. It is based upon numerical values. फिर डेटा को उस क्लासेस और ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फिर आप उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो. सो क्वांटिटेटिव डेटा फर्दर अब दो टाइप्स का है, एक है डिस्क्रीट डेटा, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस डेटा. अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? डिस्क्रीट डेटा वो डेटा है जिसको काउंट किया जा सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, मशीन्स इन अ फैक्ट्री, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जबकि कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या है? जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वेट, हाइट, डिस्टेंस, वॉल्यूम. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो डिस्क्रीट डेटा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम इसको काउंट करते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस डेटा को मेजर करते हैं. डिस्क्रीट डेटा में हमेशा याद रखना कि हमेशा होल नंबर वैल्यूज होंगी, 0, 1, 2, 3, जबकि कॉन्टिन्यूअस डेटा में फ्रैक्शंस पॉसिबल है, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 25, इट कैन नेवर बी 25.5. तो ये कैसा डेटा है? डिस्क्रीट डेटा.
जबकि वेट कैसा डेटा है, वेट 55 kg तो हो सकता है, बट 55.5 भी हो सकता है, 55.6 भी हो सकता है। तो जब आपको दोनों तरह का डेटा गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें से डिस्क्रीट कौन सा और कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, तो ये सोचो कि किस डेटा को आप सिर्फ होल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो और किस डेटा को आप सिर्फ फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस डेटा। So discrete is integer values only, जबकि continuous is integer plus fraction values also. Fine. So if you can count it, it is discrete. If you can measure it, it is continuous. So चलिए यहाँ पर हम लेते हैं आज एक ब्रेक। इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो था मीनिंग ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, कैसे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा या कॉन्टिन्यूअस डेटा। हमने अंडरस्टैंड किया इनके डिफरेंसेस क्या है, राइट। सो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हैं। अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अब इसकी प्रेजेंटेशन, कैसे हम इस डेटा को टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे हम टेबल्स को बनाते हैं और या इनके फायदे और नुकसान हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपकी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ाया जा रहा, आप बहुत अच्छे से एक एक चीज को सीख रहे हैं और इनफैक्ट आपको इग्नोउ की बुक को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कवरेज आपको मिल रहा है। सो जुड़िए रहिए, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट कि आपको अब कमिंग वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो कि MBA के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।